हेलो दोस्तों, वेलकम टू विद्यालय आईएएस। आज की इस वीडियो में हम लोकसभा और उससे रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण प्रावधान हैं उन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। ये क्लासेस टू द पॉइंट हैं जो लक्ष्मीकांत सर की बुक से बेस्ड है। और अगर आप अभी तक विद्यालय आईएएस में नहीं जुड़े हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें। तो देखिए, पिछले क्लासेस में हमने किसके बारे में, राज्यसभा के बारे में चर्चा की थी। पिछले क्लास किसी और टॉपिक पे थे, पर उससे पहले हमने राज्यसभा के बारे में चर्चा की है। तो अगर आप चैनल पे जाके देखें तो वहां पे आपको राज्यसभा से भी रिलेटेड मिलेगा। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सबकी अलग अलग क्लासेस हैं। ठीक है, मैंने जितने भी डायमेंशंस कवर कर सकती थी, मतलब जितने भी महत्वपूर्ण डायमेंशंस हैं सारे मैंने कवर किए हुए हैं। और आज हम लोकसभा के बारे में चर्चा करेंगे। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए तो पहले तो देखते हैं कि अनुच्छेद 80, 79 हमने किसके बारे में पढ़ा था। 79 था संसद। ठीक है, 80 राज्यसभा और 81 है लोकसभा। याद रखना है, अनुच्छेद 80 राज्यसभा, अनुच्छेद 80 है राज्यसभा और अनुच्छेद 81 है लोकसभा। आप मेरे साथ एक बार बोलिए, अनुच्छेद 80 राज्यसभा, अनुच्छेद 81 लोकसभा। ठीक है, 81 लोकसभा ऐसे याद रखना है, 79 80 81 करके। ठीक है, लोकसभा का पहले नाम लोकसभा नहीं था, पहले इसका नाम था हाउस ऑफ पीपल। ठीक है, हाउस ऑफ पीपल। और 1952 में पहले आम चुनाव हुए थे, उसके 2 साल बाद यानी 1954 में इसका नाम लोकसभा कर दिया गया। ठीक है, लोकसभा। इसका नाम पहले था हाउस ऑफ पीपल्स। ठीक है, और इसके अन्य नाम क्या क्या हैं, जैसे हमने राज्यसभा को उच्च सदन पढ़ा था तो ये निम्न सदन है। राज्यसभा कभी भंग नहीं होता इसीलिए वो स्थायी सदन है, इसीलिए ये एक अस्थायी सदन है। ठीक है, राज्यसभा एक स्थायी सदन है और लोकसभा एक अस्थायी सदन है। राज्यसभा को सेकेंड चैम्बर की तरह ट्रीट किया जाता है तो इसे फर्स्ट चैम्बर है, याद रखना, फर्स्ट चैम्बर लोकसभा है। ठीक है, और इसे इसमें जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि बैठते हैं। ठीक है, यहाँ पे जितने भी लोग बैठते हैं उनका प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, जबकि राज्यसभा के सदस्यों का प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये लोकप्रिय सदन के नाम से भी जाना जाता है। लोकप्रिय सदन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, लोकप्रिय सदन क्यों? क्योंकि जनता के द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रतिनिधि यहाँ पे बैठते हैं लोकसभा में। देखिए, अब देखते हैं इसकी सदस्य संख्या पे चर्चा करते हैं। सदस्य संख्या एक होती है कि मैक्सिमम कितना कैपेसिटी है, और एक होती है जो वर्तमान में चल रही है। क्या है इन दोनों में डिफरेंस? वर्तमान में जरूरत के हिसाब से संख्या है, लेकिन वो संख्या अधिकतम बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, एक वो है, मतलब लिमिट है अधिकतम। तो अधिकतम कितनी लिमिट है यहाँ की? 552, 552। इसको याद करना है। अगर आप पेपर पेन लेके बैठे हैं तो नोट करते जाइए। वर्तमान में इसकी सदस्य संख्या पूछा तो 545 है। लोकसभा की अधिकतम संख्या पूछा, अधिकतम सदस्य संख्या, तो वो कितना है? 552। ठीक है, और 552 में 552 सभी पूर्ण रूप से निर्वाचित होने चाहिए। पहले 2 आंग्ल भारतीयों का मनोनयन था, लेकिन अब वो समाप्त हो चुका है। ठीक है, 6 केंद्र शासित प्रदेश में से एक एक प्रतिनिधि आते हैं, जिसमें से मैं आपको बता दूं 6 केंद्र शासित प्रदेश में से एक एक प्रतिनिधि आते हैं। और निम्नलिखित राज्यों में से एक एक प्रतिनिधि आते हैं। कौन कौन से? सिक्किम, नागालैंड, याद रखना है, सिक्किम, नागालैंड और मिजोरम। ये कुछ मेन है। ठीक है, उसके अलावा जितने भी, जैसे जब कभी लोकसभा सदस्य संख्या छांटने के लिए आता है ना, एक आध इनमें से घुसा दिया तो फिर आप ऑप्शन में छांट के अलग कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ में कितनी लोकसभा सीटें कहाँ पे हैं ये सभी एक वीडियो में अलग से बता दूंगी ट्रिक के माध्यम से। ठीक है, तो उसे याद रखना है। अभी अभी इतना याद करते चलिए, एक सदस्य संख्या की ही एक अलग से भी हम वीडियो बनाएंगे। तो सिक्किम, नागालैंड और मिजोरम, यहाँ से एक एक प्रतिनिधि आते हैं। ठीक है, 7 सिस्टर्स में से 3 को हमने लिया हुआ है यहाँ पे, सिक्किम, नागालैंड, मिजोरम। यहाँ से एक एक प्रतिनिधि आते हैं। 6 केंद्र शासित में से एक एक प्रतिनिधि आते हैं। दिल्ली को छोड़ना है। ठीक है,
निम्नलिखित 5 राज्यों से 2-2 प्रतिनिधि हैं। अब हमने 7 सिस्टर्स के 3 पढ़ लिए, सिक्किम, नागालैंड, मिजोरम, और देखते हैं अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर। यहाँ से कितने आते हैं? यहाँ से आते हैं, यहाँ से आते हैं, देखिए अरुणाचल, मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर, यहाँ से भी दो दो, मतलब 2-2 प्रतिनिधि आते हैं। गोवा से 2 प्रतिनिधि हैं। सबसे ज्यादा प्रतिनिधि यूपी से हैं। 80 लोकसभा सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से होता है। ठीक है, निर्वाचन पद्धति क्या होती है? फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम, अग्रेता ही विजेता। मतलब वोट डाले, जिसको एक वोट भी ज्यादा मिला वही है विजेता। ठीक है, एक वोट से भी जीत सकते हैं, इसमें 50% वोट से भी जीत सकते हैं, इसमें कितने भी वोटों से जीता जा सकता है। अग्रेता ही विजेता, फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम। ठीक है, और हमने राज्यसभा में क्या पढ़ा था? आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। ठीक है, लोकसभा की क्या क्या विशिष्ट शक्तियां होती है? पिछले क्लास में हमने राज्यसभा की भी विशिष्ट शक्तियां देखी हैं। आज हम लोकसभा की विशिष्ट शक्तियां देखेंगे। क्या पावर्स होते हैं लोकसभा के पास? मेन पावर्स, मंत्री परिषद जो होती है सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति ही उत्तरदायी होती है। ठीक है, जितनी भी मंत्री परिषद होती है वो उसको लोकसभा पे ही सवाल उठाए जा सकते हैं। मतलब लोकसभा के जितने भी सदस्य होते हैं वही मंत्री परिषद पे सवाल उठाते हैं कि अगर संचार के से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ गया है तो उसे संचार मंत्री पे सवाल उठाएंगे। फिर उस मंत्री की जिम्मेदारी है कि वो उसे आंसर करे। ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव द्वारा यह मंत्री परिषद को हटा सकती है, बिल्कुल हटा सकती है। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है जो मंत्री परिषद को हटाया जा सकता है। अविश्वास प्रस्ताव के साथ साथ विश्वास प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव और स्थगन प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पेश किए जाते हैं। ठीक है, याद रखना है जितने भी महत्वपूर्ण प्रस्ताव हैं, अविश्वास प्रस्ताव, विश्वास प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, सभी लोकसभा में ही पेश किए जाते हैं। इसके साथ ही साथ बजट भी लोकसभा में पेश किया जाता है, याद है। फिर धन विधेयक भी लोकसभा में पेश किए जाते हैं। अनुदान की मांगे भी लोकसभा में पेश की जाती हैं। लोकसभा साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित करके राष्ट्रीय आपातकाल को समाप्त कर सकती है, बिल्कुल समाप्त कर सकती है। लोकसभा साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित करके राष्ट्रीय आपातकाल को समाप्त भी कर सकती है। संख्या बल के कारण संयुक्त बैठक लोकसभा में अधिक प्रभावी होती है। ठीक है, संख्या बल उसकी ज्यादा होती है, इसीलिए जो संयुक्त अधिवेशन होते हैं इसमें लोकसभा के ही मेंबर्स जिस चीज से राजी होते हैं वही पार्टी, वही जो मतलब वही मत जीतता है। ठीक है, क्योंकि आप देखिए ना सीधा आधा हो जाता है। राज्यसभा कहाँ 245 में है और लोकसभा कहाँ 545 में है। ठीक है, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है, बिल्कुल करता है। संयुक्त अधिवेशन जब भी होता है, संयुक्त अधिवेशन किसके तहत होता है? अनुच्छेद 108 के तहत। अनुच्छेद 108 के तहत जब भी संयुक्त अधिवेशन होगा तो उसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। संयुक्त अधिवेशन बैठक में लोकसभा नियम विनियम लागू होते हैं, लोकसभा के ही नियम विनियम लागू होते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं लोकसभा अध्यक्ष के बारे में। ठीक है, पिछले हम पहले क्या देख चुके हैं? हम लोकसभा की विशिष्ट शक्तियां देख चुके हैं। अभी हम क्या देख रहे हैं? लोकसभा अध्यक्ष के बारे में। जब 1919 का भारत सरकार अधिनियम आया था, भारत सरकार अधिनियम 1919, जिसे हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं, उसमें क्या था? स्पीकर का पद लाया गया था। ठीक है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में ही भारत सरकार अधिनियम 1919 में स्पीकर का पद सर्वप्रथम लाया गया था। और फिर 1921 में पहले व्यक्ति स्पीकर नियुक्त हुए थे, उसका नाम क्या था? फ्रेडरिक व्हाइट। याद रखना है, एग्जाम में पूछ लेगा किसी भी तरीके के एग्जाम में। अभी स्टेट पीसीएस होने वाले हैं, सीजीपीएससी होने वाला है, यूपीएससी आ ही रहा है, बस पास नहीं है, और एसएससी के एग्जाम में या फिर किसी भी रेलवे के से रिलेटेड एग्जाम में इसे पूछा जा सकता है, पहले स्पीकर का नाम। तो क्या है वो? फ्रेडरिक व्हाइट। ठीक है, साथ ही साथ सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो उस टाइम क्या थे? डिप्टी स्पीकर थे, सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, फिर 1925 में विट्ठल भाई पटेल भारत के प्रथम भारतीय स्पीकर बने थे। ठीक है, याद रखना है विट्ठल भाई पटेल। विट्ठल भाई पटेल कौन है? ये है वल्लभ भाई पटेल जी के भाई, विट्ठल भाई पटेल। ठीक है, आजादी के बाद के पहले स्पीकर कौन है? तो जी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। लोकसभा अध्यक्ष, हमारे पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन है? गणेश वासुदेव मावलंकर। ठीक है, अब देखते हैं लोकसभा अध्यक्ष के पास क्या क्या विशिष्ट शक्तियां होती है। लोकसभा अध्यक्ष बहुत पावरफुल होते हैं।
आपको पता होना चाहिए। लोकसभा अध्यक्ष की विशिष्ट शक्तियां में क्या है? लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा के सदस्य होते हैं, ठीक है। लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं, लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं, लोकसभा में नियमों को लागू करवाते हैं, लोकसभा में सदस्यों के त्याग पत्र को स्वीकार करते हैं। साथ ही साथ ये एक चीज याद रखना है कि जो राष्ट्रपति होते हैं वो अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं, उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देते हैं। उसी प्रकार जो अध्यक्ष होते हैं वो अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को देते हैं, और जो उपाध्यक्ष होते हैं वो अपना त्याग पत्र अध्यक्ष को सौंपते हैं, ठीक है। ये किसी व्यक्ति विशेष को नहीं सौंपा जाता, ऑफिस को जाता है ये त्याग पत्र। मतलब माना जाता है कि उसमें मतलब अध्यक्ष ने उपाध्यक्ष को दिया, ये ऑफिशियल लेटर होता है जो ऑफिस टू ऑफिस ट्रांसफर होता है, ठीक है। फिर बाद में अध्यक्ष उसमें अपना सिग्नेचर करेंगे या फिर उपाध्यक्ष उसमें अपना सिग्नेचर करेंगे, ठीक है। लोकसभा के सदस्यों के त्याग पत्र किसे देते हैं? लोकसभा सदस्य, जाहिर सी बात है अपने अध्यक्ष को देंगे। फिर लोकसभा के सदस्यों को निलंबित या बर्खास्त भी लोकसभा अध्यक्ष ही कर सकते हैं, ठीक है। लोकसभा के जितने भी सदस्य होते हैं उन सदस्यों को निलंबित या फिर बर्खास्त कर सकते हैं। निलंबित, सस्पेंड, बर्खास्त, ठीक है, निकाल देना। यदि लोकसभा में मत बराबर हो तो वो निर्णायक मत देते हैं, कि निर्णायक मत किसका होता है? अध्यक्ष का होता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्धारण लोकसभा अध्यक्ष ही करता है, ठीक है। याद रखना है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्धारण लोकसभा अध्यक्ष ही करते हैं। अभी कौन है लोकसभा अध्यक्ष? इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अभी लोकसभा अध्यक्ष का नाम क्या है? दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं, दल बदल के दोषी का निर्णय भी देते हैं। दल बदल क्या है? दल बदल के दोषी, दल बदल के दोषी मीन्स कोई पार्टी का कोई मेंबर, एक पार्टी है जिसका एक मेंबर दूसरे दल में चला गया है, ठीक है, तो वो दल बदल अधिनियम के तहत दल बदल का दोषी है या नहीं, इसका निर्णय कौन करेंगे? तो इसका निर्णय करेंगे लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है। याद रखना है, अच्छे से याद रखना है। जितने भी मैंने बताए हैं आपको, क्या क्या बताए हैं? लोकसभा बैठकों की अध्यक्षता करता है, नियमों को लागू करवाता है, सदस्यों का त्याग पत्र स्वीकार करता है, सदस्यों को निलंबित या बर्खास्त कर सकता है, मत बराबर हो तो निर्णायक मत देता है, कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्धारण कर सकता है, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है, दल बदल के दोषी का निर्णय लेता है। प्लस जो विदेशों में जाने वाले संसदीय प्रतिनिधि होते हैं, प्रतिनिधि मंडल होते हैं, ठीक है, जैसे भारत से विदेशों में कोई अगर संसदीय प्रतिनिधि मंडल जा रहा है तो उसका भी नेतृत्व किसके हाथों होगा? लोकसभा अध्यक्ष के ही हाथ होता है, ठीक है। साथ ही साथ स्पीकर का निर्वाचन देखते हैं। स्पीकर का निर्वाचन लोकसभा सदस्य यथाशीघ्र, जैसे ये चीज आप स्पीकर के निर्वाचन को देखना है। अध्यक्ष के निर्वाचन कैसे होता है? निर्वाचन जब लोकसभा गठित होती है, मतलब लोकसभा के सभी मेंबर चुन के आ गए, ठीक है, तो वो सदस्य यथाशीघ्र अपने में से स्पीकर का निर्वाचन करते हैं। कार्यकाल क्या होता है? लोकसभा के विघटन होने के बाद भी स्पीकर अपना पद रिक्त नहीं करते हैं, वो जब अगला लोकसभा अध्यक्ष अपने पद पे आ जाएंगे तभी अपना पद रिक्त कर देंगे, ठीक है। याद रखना है, लोकसभा के विघटन के साथ अध्यक्ष का पद रिक्त नहीं होता है, ठीक है, नहीं होता है। वो अगली लोकसभा की पहली बैठक तक अपने पद पर बना रहता है, ठीक है, क्योंकि पहली बैठक में प्रोटेम स्पीकर चुने जाते हैं। इसीलिए प्रोटेम स्पीकर क्या होते हैं? जब तक स्पीकर ना हो तब तक वो प्रोटेम स्पीकर होते हैं, जो जितने भी स्पीकर होते हैं, जितने भी सदस्य होते हैं, सबको शपथ दिलाने का काम करते हैं, ठीक है। मतलब अस्थायी अध्यक्ष के रूप में प्रोटेम स्पीकर को चुना जाता है। लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष एक दूसरे को त्याग पत्र देते हैं, ठीक है। स्पीकर को हटाने की प्रक्रिया 14 दिन का नोटिस, ये हमने सभी में पढ़ा है, ठीक है। 14 दिन का नोटिस देंगे हम। हटाने का प्रस्ताव लोकसभा में ही लाया जाएगा और लोकसभा में 14 दिन के नोटिस के बाद चर्चा कर सकती है, ठीक है। पहले चर्चा 14 दिन का नोटिस देंगे ताकि वो अपना भी तैयारी कर सकें। जिस दिन प्रस्ताव पर चर्चा होगी अध्यक्ष पीठासीन अधिकारी नहीं होता है। याद रखना है, जिस दिन मतलब अध्यक्ष के उसमें स्पीकर को हटाने की प्रक्रिया पर चर्चा होगी उस दिन उसे अध्यक्ष पद पर नहीं बैठाया जाएगा, पीठासीन अधिकारी पद पर नहीं बैठाया जाएगा। वह सामान्य मत दे सकता है परंतु निर्णायक मत नहीं दे सकता, ठीक है। सामान्य मत सारे दे सकते हैं लेकिन निर्णायक मत नहीं दे सकते हैं। सामान्य मत मतलब
सदस्यों के रूप में मत दे सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर क्या होता है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको प्रोटेम स्पीकर के से रिलेटेड चर्चा की थी, थोड़ी सी चर्चा की थी, इसमें हम देखेंगे। देखिए आर्टिकल 99 में अस्थायी रूप से मतलब अप्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्ट प्रोटेम स्पीकर नहीं बोला गया है, उसमें क्या किया गया है, लोकसभा में आम चुनाव के बाद नव निर्वाचित लोकसभा में राष्ट्रपति प्रोटेम स्पीकर को नियुक्त करते हैं। राष्ट्रपति प्रोटेम स्पीकर को नियुक्त करते हैं। ठीक है, याद रखना है, राष्ट्रपति प्रोटेम स्पीकर को नियुक्त करते हैं। क्यों नियुक्त करते हैं, सामान्यतः जो जितने भी सदस्य होते हैं उन सब में वरिष्ठतम जो भी होते हैं ना, वरिष्ठतम मतलब उम्र के हिसाब से और अनुभव के हिसाब से वरिष्ठता देखी जाती है। उसी में से जो भी वरिष्ठतम सदस्य होते हैं वो क्या होते हैं, प्रोटेम स्पीकर चुने जाते हैं। ठीक है, और इनके दो ही कार्य होते हैं, लोकसभा में सभी सदस्यों को शपथ दिलाना और अध्यक्ष का चुनाव करवाना। ठीक है, अध्यक्ष के चुनाव करवाने तक ये अध्यक्ष मतलब अस्थायी अध्यक्ष यानी प्रोटेम स्पीकर के पद पर रहते हैं। अध्यक्ष के चुनाव के साथ ही प्रोटेम स्पीकर का पद स्वतः ही समाप्त हो जाता है। अब देखते हैं कि जो 18वीं लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर किसे नियुक्त किया था, तो वो थे भर्तृहरि महताब। याद रखना है, भर्तृहरि महताब 18वीं लोकसभा, अभी जो लोकसभा चल रही है वो 18वीं लोकसभा है। ठीक है, 18वीं लोकसभा में भर्तृहरि महताब हैं जिनको प्रोटेम स्पीकर के रूप में चुना गया था। फिर उसके बाद ओम बिरला आ गए थे। ठीक है, अब देखते हैं लोकसभा उपाध्यक्ष के बारे में। उपाध्यक्ष के बारे में देखते हैं हम, इसके अध्यक्ष को हमने देखा, ठीक है, प्रोटेम स्पीकर को हमने देखा। इसके निर्वाचन तथा हटाने की प्रक्रिया जो भी होगी वो स्पीकर के समान ही होगी, मतलब जब अध्यक्ष को चुना जाएगा तो उपाध्यक्ष को भी चुन लिया जाएगा। अब इसका काम क्या होगा, अध्यक्ष की अनुपस्थिति में यानी स्पीकर की अनुपस्थिति में ये क्या करेंगे, लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता करेंगे। और जब वो बैठकों की अध्यक्षता करेंगे वो उनके पास स्पीकर के समान ही शक्तियां होंगी। याद रखना है, जब वो बैठकों की अध्यक्षता करेंगे तो उनके पास स्पीकर के समान ही शक्तियां होंगी। अब देखना है लोकसभा के कुछ विशिष्ट प्रावधान, जैसे 10 सदस्यों का पैनल। ठीक है, ये क्या होता है 10 सदस्यों का पैनल, इसे हम जल्दी जल्दी देखेंगे, पर आप पढ़ लीजिएगा क्योंकि अभी जो एग्जाम के ट्रेंड चल रहे हैं ना, कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, इसीलिए मैंने सारे पर्सपेक्टिव को कवर किया हुआ है। आप बस 2-2 मिनट देख लीजिएगा। यदि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित हैं, याद रखना है अध्यक्ष उपाध्यक्ष दोनों एब्सेंट हो गए। ठीक है, तो अनुक्रम के आधार पर बैठक की मतलब 10 सदस्यों का पैनल होता है, 10 गिनती के साथ लोग तैयार होते हैं। ठीक है, इनमें से जो सबसे आगे होगा, फर्स्ट नंबर पे होगा, वो अध्यक्ष कर लेंगे, मतलब अनुक्रम के आधार पर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। पहले वो करेंगे, फिर दूसरे, फिर तीसरे, फिर चौथे, फिर पांचवें, इसे करते करते 10 तक करेंगे, फिर फर्स्ट। यदि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों का पद रिक्त है तो इस स्थिति में राष्ट्रपति एक सदस्य को अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त कर सकता है, मतलब उसी 10 मेंबर्स पैनल से, 10 सदस्यों के पैनल से ही एक अध्यक्ष को यदि राष्ट्रपति चाहे तो दोनों, अगर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों का पद रिक्त है तो क्या कर सकते हैं, उसी 10 सदस्यों में से किसी एक को राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, अस्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित कर सकते हैं। तो देखना है सदन का नेता। सदन का नेता कौन होगा, प्रधानमंत्री जिस सदन में होते हैं वह उस सदन के नेता होते हैं। और फिर दूसरे कैबिनेट, फिर जो दूसरे सदन होता है, जैसे अगर प्रधानमंत्री हमारे लोकसभा से हैं, ठीक है, तो हमारे प्रधानमंत्री जी लोकसभा के नेता हुए और वो राज्यसभा में नेता, मतलब जो कैबिनेट मंत्री किसी दूसरे कैबिनेट मंत्री को राज्यसभा का नेता चुन सकते हैं, नियुक्त कर सकते हैं। ठीक है, राज्यसभा के अभिनेता कौन है, जगत प्रसाद नड्डा। विपक्ष के नेता क्या होता है, विपक्ष का नेता, यह पद 1969 में सृजित किया गया था। 1977 में इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया, वैधानिक दर्जा दिया गया। इसे कैबिनेट मंत्री के समान ही दर्जा दिया जाता है। याद रखना है, विपक्ष का नेता को कैबिनेट मंत्री के समान ही दर्जा दिया जाता है। कैबिनेट मंत्री के समान इसे भत्ते और सुविधाएं भी दी जाती हैं। मंत्री, याद रखना है, मंत्री जितने भी होते हैं वो सरकारी सदस्य माने जाते हैं। ठीक है, वो सरकारी नौकरी वाले माने जाते हैं। और अन्य जितने भी सदस्य होते हैं वो गैर सरकारी सदस्य माने जाते हैं। ठीक है, जितने भी लोकसभा के एमपीज एमएलए हैं, मतलब जितने भी लोकसभा के एमपीज होते हैं या फिर राज्यसभा के एमपीज, अगर मंत्री नहीं है तो वो गैर सरकारी हो गए और मंत्री है तो वो सरकारी हो गए। ठीक है, विपक्षी दल, याद रखना है, विपक्षी दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए किसी भी दल को 10% वोट होना चाहिए, 10% सीट मिलना चाहिए। ठीक है, अगर कोई लोकसभा में 10% सीट हासिल कर गया है तभी वो विपक्षी दल बनने का अधिकारी होगा।
ठीक है, अब देखते हैं व्हीप। व्हीप क्या होता है? देखिए, हर राजनीतिक दल जो होती है वो अपना एक सचेतक जारी करती है, ठीक है, सचेतक नियुक्त करती है जो उसके सभी मेंबर्स पे लागू होता है। ठीक है, सचेतक सदन में अपने सदस्यों के आचरण को नियंत्रित करता है। सभी सदस्यों को व्हीप की आज्ञा का पालन करना आवश्यक होता है। यदि कोई व्हीप का उल्लंघन करता है तो उसे 15 दिन में क्षमा, और दल उसे 15 दिन में क्षमा नहीं करती है तो वह दल बदल का दोषी मान लिया जाता है। मतलब व्हीप एक सचेतक है, ठीक है, आपको ऐसे 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 रहना है, व्हीप के द्वारा निर्धारित होगा कैसे कैसे बिहेव करना है, कैसे रहना है। और अगर किसी कोई व्हीप का उल्लंघन करता है और उसे उसका दल 15 दिन में माफ नहीं किया तो वो दल बदल का अपराधी माना जाएगा। ठीक है, और सदन में उसकी सदस्यता समाप्त हो सकती है। इतना पावरफुल होता है व्हीप। फिर होती है एक होती है, भारत में परंपरा नहीं है लेकिन आप पढ़ लीजिए, शैडो कैबिनेट। शैडो कैबिनेट क्या होता है? ब्रिटेन की परंपरा है जहां विपक्ष छाया मंत्रिमंडल की घोषणा कर सकता है। जो भी विपक्षी दल होते हैं वो छाया मंत्रिमंडल की घोषणा करते हैं, जनता वास्तविक मंत्री और छाया मंत्री के बीच तुलना कर सके। ठीक है, ताकि जनता वास्तविक मंत्री और छाया मंत्री की भी तुलना कर सकती है। जैसे जैसे रेल मंत्री एक पक्षी दल से होगा तो रेल मंत्री एक विपक्षी दल से भी होगा। ठीक है, वित्त मंत्री एक पक्षी दल से होगा तो वित्त मंत्री एक विपक्षी दल से होगा। जिससे जनता क्या करती है, दोनों को कंपेयर करके देखती है कि बेटर कौन काम कर सकता है हमारे लिए। यह सरकार पर नैतिक दबाव उत्पन्न करने के लिए होता है। फिर हम पढ़ते हैं किचन कैबिनेट। देखिए, पीएम प्रधानमंत्री जितने भी प्राइम मिनिस्टर होते हैं, प्रधानमंत्री या प्राइम मिनिस्टर, उनके मुख्य सलाहकार जो उनके बहुत करीबी लोग हैं, ठीक है, सिर्फ वही उनके किचन में घुस सकते हैं, बस इतना करके याद रखना है। उनके मुख्य सलाहकार किचन कैबिनेट कहलाते हैं। इसमें मतलब अनौपचारिक शब्द है जो सामान्यतः मीडिया देती है। ठीक है, मीडिया के द्वारा दिया गया ये शब्द है। और एक देखते हैं त्रिशंकु संसद। त्रिशंकु संसद, यदि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है, ठीक है, किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, मान लेते हैं कि 4 दल लड़ रहे हैं जिसमें से 20-20-20 ऐसे 20-25-25% सीट सबको है, तो यहाँ पे त्रिशंकु की स्थिति आ जाती है। इसको हंग पार्लियामेंट भी कहते हैं। ठीक है, फिर आता है एक लैम्डा सेशन। लैम्डा सेशन क्या होता है? देखिए, अगली लोकसभा के चुनाव के बाद जितने भी हारे हुए मतलब हार हार चुके होते हैं ना, वो मतलब लैम्डा सेशन, ठीक है, अगली लोकसभा चुनाव के बाद निर्वर्तमान लोकसभा का सत्र लैम्डा सत्र कहलाता है। जितने भी लोग हार चुके होते हैं ना, वो लोग सब लैम्डा सत्र में भाग लेते हैं। ठीक है, इससे आगे कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेदों पे चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, आप इसे 1-2 बार ऐसे पढ़ लेंगे ना तो आपको जितने भी लोकसभा से रिलेटेड महत्वपूर्ण बातें हैं सभी मालूम चल जाएगा और आपको ज्यादा कठिनाई नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग और लाइक करना ना भूलें।